सरस्वती विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा था उससे आगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर फर्स्ट में अपन ने बुआई पढ़ी थी कि बीजों को बोया जाता है तो बीजों का चयन कैसे करते हैं। फिर हमने देखा था कि बुआई करने के लिए कौन से औजार काम में आते हैं बीज बोने के लिए। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कीप के बारे में और एक सीड ड्रिल के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो सीड ड्रिल में हमने पढ़ा था कि जो बीज होते हैं उनको एक दूरी पर बोया जाता है, एक बीज यहाँ पे, एक बीज यहाँ पे, एक बीज यहाँ पे। तो ये जो बीज के बीच कितनी दूरी क्यों रखी जाती है? अगर पास पास होंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पास पास होंगे तो अब ये जब जैसे ही बड़े होंगे, ऐसे मान लो बड़े हो गए, ऐसे पास पास हो गए बड़े, तो इनको बराबर रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। अब सूर्य का प्रकाश ऊपर से गिरता है ऐसे, इसको मिलेगा, लेकिन बीच वाले को कम मिलेगा ना, तो सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा। अब पास पास में है तो नीचे से ज़मीन में से ये पोषक तत्व को लेंगे, खनिज लवण, जल और नाइट्रोजन जो होती है उसका भी, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट का रूप होता है यौगिक के रूप में, उसको भी पौधे ग्रहण करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे पास पास होंगे तो उनको खनिज लवण और जो पोषक तत्व हैं वो बराबर मात्रा में नहीं मिलेंगे ना। अगर दूर दूर होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो अभी बीज बड़ा होगा और धीरे धीरे इसकी वृद्धि के लिए इसको बराबर पोषक तत्व मिलेंगे, सूर्य का प्रकाश सही तरीके से मिलेगा। इसीलिए पेड़ पौधों को थोड़ा दूर दूर पे, समान दूरी पे बोया जाता है ताकि वह एक दूसरे से समान दूरी पे रहे, उनको सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, पोषक तत्व सब बराबर मात्रा में मिलते रहें। इसलिए पौधों को थोड़ा दूर दूर समान दूरी पे बोया जाता है और ज़्यादा पास पास में यानी घना नहीं बोया जाता है। ज़्यादा घनापन हो जाए, अगर मान लो पेड़ पौधे ज़्यादा पास पास हैं तो कुछ पेड़ पौधों को हटाकर उसी घनेपन को, उसकी निकटता को दूर करके थोड़ा उनको डिस्टेंस में बोया जाता है ताकि सबको बराबर मात्रा में पोषक तत्व मिल सकें। तो इसके बारे में अपन दो लाइन लिखेंगे कि पेड़ पौधों को दूर दूर बोने का क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो देखो अभी इसको मिटाते हैं अपन, इसके बारे में लिखेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों को या ऐसे लिख दो, पादपों को या बीजों को दूर दूर बोया जाता है क्योंकि दूर दूर बोने से सभी बीजों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, पोषक तत्व व जल मिल सके। समझ गए आप कि पेड़ पौधों को दूर दूर या बीजों को दूर दूर बोने का कारण क्या है कि दूर दूर बीजों को बोएंगे तो सभी को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, खनिज लवण और जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और जो बीज हैं वो धीरे वृद्धि करके एक अच्छा उपजाऊ पादप बन जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलने पे पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और बढ़िया किस्म का पौधा तैयार होगा। इसीलिए पेड़ पौधों को या बीजों को दूर दूर बोया जाता है ताकि वो बड़े होकर या अच्छी तरह से वृद्धि कर सकें। इसीलिए पेड़ पौधों को दूर दूर बोया जाता है। समझ गए होंगे आप। इसलिए पेड़ पौधों को पास पास या बीजों को पास पास नहीं बोया जाता। अगर पास पास बोएंगे तो ये पेड़ पौधे जब थोड़े बड़े होंगे तो नज़दीक आ जाएंगे, इनको पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश। यहाँ आप देखो तीनों अगर मान लो पास पास हो तो जड़, यहाँ इसकी जड़ें तीनों की जड़ें होगी मान लो, तो ये यहाँ से जल लेगा, ये भी लेगा। अब जल तो यहाँ इतना ही है, अब इसको तीनों को मिल जाएगा क्या जल? नहीं। तो पोषक तत्व, खनिज लवण, जल और सूर्य का प्रकाश बराबर मात्रा में मिले, इसलिए थोड़ा बीजों को दूर दूर बोया जाता है, ज़्यादा पास पास घने रूप में नहीं बोया जाता। तो आगे हम बात करते हैं
आगे बात करते हैं तीसरी जो प्रक्रिया है फसल उगाने के लिए, तो तीसरा कार्य क्या किया जाता है। पहला तो हो गया मिट्टी तैयार करना, दूसरा हो गया बुआई जो हमने पढ़ा है, तीसरी चीज़ है खाद व उर्वरक देना। तीसरी चीज़ की बात करेंगे खाद व उर्वरक देना। देखो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, खाद व उर्वरक देने में आपने देखा होगा कि खेत जो होते हैं उनमें अपन गोबर, अपने घर के आसपास देखे होंगे आपने, लोग जो पोटे होते हैं गोबर होता है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर वो पड़ा रहता है काफ़ी 3-4 महीनों तक, और फिर ज़्यादा मात्रा में होने के बाद जब वो सूख जाता है तो उस गोबर को ट्रॉली में भर के फिर खेतों में अंदर डाला जाता है। तो ये जो खेतों के अंदर डाला जा रहा है वो क्या है, खाद। क्या है बेटा, खाद, प्राकृतिक खाद है जो गोबर और हरी पत्तियाँ, ये रोटी और ये हो गए अपने क्या कहते हैं अखबार वगैरह, ये सब प्राकृतिक खाद में आ जाते हैं, क्योंकि हम घर का कचरा भी तो वहीं डालते हैं ना, जहाँ गोबर वोबर पड़ा है वहाँ घर का कचरा भी डालते हैं। तो ये सूखी पत्तियाँ, गोबर, ये सब मिलकर एक प्राकृतिक खाद बनाते हैं जिनको खेत के अंदर डाला जाता है। और ये खाद जो होता है, खाद ये पौधों की वृद्धि में बहुत सहायक होता है, अच्छी उपज के लिए खाद डाला जाता है। अब खाद के अलावा उर्वरक, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बाजार से केमिकल रूपी उर्वरक, फर्टिलाइज़र जिन्हें बोलते हैं, फर्टिलाइज़र इंग्लिश में बोले तो फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक, किसान जो होते हैं वह अच्छी पैदावार के लिए बाजार से उर्वरक खरीद के लाते हैं, जैसे यूरिया का नाम आपने सुना होगा, यूरिया, और ऐसे बहुत सारे आते हैं उर्वरक जिनको खेतों में डाला जाता है जिससे अच्छी पैदावार होती है। तो तीसरा अपना कार्य क्या हुआ, खाद व उर्वरक देना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखते हैं अभी, एक बार देखेंगे आप उर्वरक के बारे में, खाद व उर्वरक कैसे दिया जाता है और ये देना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अपन लिखेंगे अभी। पहले एक बार समझेंगे वापस, फिर अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अपन बात करते हैं खाद की। खाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। मिट्टी का जो पोषक स्तर है उसको बनाए रखने के लिए मिट्टी के अंदर खाद व उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी का पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहलाते हैं या खाद या उर्वरक कहते हैं। तो अब देखो बेटा क्या होता है, आपने देखा होगा खेतों में कि लोग खेतों में अनाज बोते हैं। जैसे अभी मान लो गर्मी का मौसम है तो अपन कौन सी फसल बोते हैं, बाजरा, मक्का, ये बोते हैं। अब ये बाजरा और मक्का बोते हैं तो क्या होता है कि अपन इनको बो दिया, फिर ये फसल जब बड़ी हो जाएगी इनको कटाई करके अलग कर लेंगे और फिर खेत को वापस थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फसल को काटा, अलग कर दिया, फिर उसको खेत को थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं। ऐसा नहीं बस पूरे साल के लिए छोड़ दिया खेत को, ऐसा नहीं होता। अब फिर जब अक्टूबर महीना आएगा तो अपन रबी की फसल वापस बोएंगे। तो वापस फसल बोने के लिए इसको क्या चाहिए, मिट्टी में पोषक तत्व होने चाहिए। भाई एक फसल बोई गई गर्मी में, जैसे जून से लेके सितंबर में हमने पढ़ा था कि जून से लेके सितंबर के बीच जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ पढ़ा था हमने, फसल दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की इसे जून से लेके सितंबर के बीच में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे बाजरा, मक्का, ये पढ़ा था हमने। अब जैसे मान लो हमने खरीफ की फसल बो दी गर्मी की ऋतु में, बरसात की ऋतु में, अब ये बाजरे की फसल बड़ी हो गई, फिर इसको काटेंगे और फिर खेत को थोड़े टाइम के लिए छोड़ेंगे। फिर वापस अक्टूबर महीना आएगा, सर्दी का टाइम आएगा, तो वापस खेत को वापस फसल उगानी पड़ेगी खेत में।
तो अब दूसरी फसल उगाई जाएगी और ये प्रक्रम ऐसे चलता रहता है, पहले खरीफ की, फिर रबी की, फिर वापस खरीफ की, फिर रबी की, ऐसे ये प्रक्रम चलता रहता है और फसल ऐसे उगाई जाती है। तो बार बार फसल उगाने पे क्या होगा भाई, जो खेत हैं उसमें मिट्टी के अंदर जो खनिज लवण है, पोषक तत्वों की कमी होगी, क्योंकि हम बार बार फसलों को लगातार क्रम में बोते जा रहे हैं, तो फसलों को बोने पर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब उस पोषक तत्वों की कमी को, उस पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं, खाद। क्या मिलाए जाते हैं, खाद व उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो बार बार फसल बोने से जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी, खनिज लवण, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, जो भी मिट्टी के अंदर खनिज लवण है उनकी कमी हो जाएगी। तो उन कमी को, उस पोषक स्तर को, पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए, उस पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी में खाद व उर्वरक मिलाए जाते हैं। समझ गए आप कि भाई खाद और उर्वरक क्यों मिलाए जाते हैं। अब जो खाद है वह एक प्राकृतिक यानी जैविक रूप से उगाई गई, जैविक रूप से बनाई गई खाद होती है, जो अपन क्या करते हैं, अपने घर में गोबर वगैरह इकट्ठा होता है और जो कचरा होता है, घर का कचरा, उसको एक गड्ढे में डालते हैं और गड्ढे में डालने के बाद थोड़े दिन के लिए उसका अपघटन हो, वो अंदर ही अंदर सड़े, उसके लिए उसको खाली छोड़ देते हैं और फिर उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। जैसा कि हमने छठी क्लास में पढ़ा था कि केंचुए जो होते हैं वो वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा खाद बनाते हैं। तो कचरे को और गोबर जो होता है उसको इकट्ठा करके गड्ढे के अंदर डाला जाता है और थोड़े दिन के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है उसके अपघटन के लिए, सड़ने के लिए। उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, वह उसको अपघटित करते रहते हैं और फिर एक खाद के रूप में बदल देते हैं, उपजाऊ खाद में बदल देते हैं और वो खाद फिर मिट्टी में डाली जाती हैं, इससे पोषक स्तर बना रहता है। ठीक है, अब आगे इसके नोट्स लिखेंगे अपन, आगे लिखेंगे अपन। देखिए आगे क्या लिखना है। खाद की परिभाषा समझ में आ गई कि मिट्टी जो होती है उसमें पोषक तत्वों की, बार बार फसल बोने पे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी का जो पोषक स्तर है, जो उसका स्तर है, उसको बराबर रखने के लिए उसमें खाद व उर्वरक मिलाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे लिखते हैं। देखिए आप इसको, एक और परिभाषा लिखेंगे अपन यहाँ पे, खाद देना। खाद देना क्या होता है, तो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जो खाद किसान द्वारा दी जाती है, इस क्रिया को खाद देना कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया, वापस बता रहा हूँ कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, बार बार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उसमें किसानों द्वारा खाद दी जाती हैं। इसे, इस प्रक्रिया को या इस कार्य को खाद देना कहते हैं। ये नोट कर लें आप अच्छे से, फिर आगे बढ़ाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि चलिए अब बात करते हैं अपन फिर से खाद की, एक बार बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि खाद कैसे बनाया जाता है। खाद जो होता है वो जैविक पदार्थ हैं, जैविक मानी जीवों के अपशिष्टों से प्राप्त होने वाला पदार्थ, जैविक पदार्थ जो जीवों से प्राप्त हो रहा है। और जीव में कौन आते हैं, पादप व जंतु, पादप व जंतु। अब जंतुओं का अपशिष्ट क्या होता है, जंतुओं का अपशिष्ट होता है अपना गोबर, और पादपों का अपशिष्ट क्या है, पादपों की पत्तियां, टूटे हुए पादप वगैरह सब। तो पादपों की पत्तियां, जो पादप के जो उत्पाद होते हैं, पादप और पादप उत्पाद दोनों, और जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं गोबर आदि, इन सब को इकट्ठा करके एक गड्ढे में, एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाला जाता है। गड्ढे के अंदर डाल के इसको खुला छोड़ दिया जाता है और खुला छोड़ने के कारण क्या होता है, इसके पड़े पड़े का क्या होता है, अपघटन। अपघटन को अपन कहें तो सड़ते हैं, पड़े पड़े ये सड़ते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और ये अपघटन का कार्य कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कुछ छोटे जीव होते हैं जो
अपघटन का कार्य करते हैं। जैसा कि हमने छठी क्लास में पढ़ा था कि जो केंचुआ होता है उसको किसान का मित्र कहते हैं और वह गोबर या जो जैविक खाद होता है उसका अपघटन करता है और उसको और उपजाऊ बनाता उस खाद को और अच्छे से उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और खाद को प्राकृतिक खाद में बदलता है और बढ़िया अच्छी खाद बनाता है। तो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है और ये जो अपघटित खाद है इसका उपयोग ही खेतों में किया जाता है। समझ गए आप? पादपों और जंतुओं के अपशिष्ट यानी गंदा पदार्थ, फालतू वेस्ट पदार्थ। तो पादपों और जंतुओं के अपशिष्ट से देखो मैंने लिखा भी है कि खाद जो है वह कार्बनिक जैविक पदार्थ हैं जो कि पौधे व जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होता है। पौधे और जंतुओं के जो खराब अपशिष्ट हैं उनसे ये प्राप्त होता है। इनको क्या करते हैं किसान जो होता है और पादप व जंतु अपशिष्टों को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालते जाते हैं। फिर अपघटित होने के लिए इनको सड़ने के लिए ऐसे खुले में अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं और अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा, कुछ छोटे जीवों द्वारा उस खाद का या इस अपशिष्ट का अपघटन किया जाता है, इसको सड़ाया जाता है। तो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है इसका और अपघटित जो पदार्थ हैं, जो सड़ा गला पदार्थ है, अपघटित हुआ पदार्थ, उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। ये तो होगी खाद। और खाद कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। पादप और जंतु अपशिष्टों को इस गड्ढे में एक गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल देते हैं और उसको अपघटित होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं और खुले में छोड़ने के बाद कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन किया जाता है और यही अपघटित जो पदार्थ है इसका उपयोग खाद में किया जाता है, खाद देने में किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे खाद कैसे बनती है। और खाद जो है वो एक प्राकृतिक रूप से बनी गई या जैविक पदार्थ होता है। अब एक शब्द और आया है उर्वरक। हम खेतों में खाद भी देते हैं और उर्वरक भी देते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, केमिकल, रासायनिक पदार्थ जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल आते हैं। आपने सुना होगा कि उर्वरक अपन बाजार से लाते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये कुछ उर्वरक आते हैं, फर्टिलाइज़र आते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं और पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। तो क्या करेंगे अपन, ये उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे आप। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं तथा उर्वरकों का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। अब उर्वरक और खाद की बात की तो उर्वरक जो हैं ये फैक्ट्रियों में बनते हैं और ये रासायनिक पदार्थ हैं, इनमें केमिकल होता है जो मानव द्वारा निर्मित हैं। कृत्रिम पदार्थ हैं, ये प्राकृतिक है, ये क्या है? कृत्रिम। ये तो फैक्ट्रियों में मानव द्वारा बनाए जाते हैं। और अब जमीन में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक भी मिलाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, उर्वरक जो होते हैं उसमें कुछ विशेष पोषक होते हैं, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है, कैल्शियम, जो पेड़ पौधों को चाहिए वो खनिज इसमें मिक्स होते हैं। तो उर्वरक क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें विशेष पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं और ये उर्वरक जो हैं, उर्वरकों का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए उर्वरक कौन कौन से हैं? तो पहला देखेंगे यूरिया, ये भी अपन डालते हैं खेतों में। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और लास्ट है NPK। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस और K का मतलब पोटेशियम आदि। तो आपने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा और आपके समझ में आ गया होगा कि खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है और ये कैसे बनते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है। समझ गए? एक बार नोट कर लीजिए इसको। और ये आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही किए हैं। आप इसको नोट कर लें एक बार अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो को देखने के बाद उसके बारे में जो समस्या है उसको भी अपन कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। चलिए लिखिए इसको। चलिए एक बात और करते हैं, एक छोटी सी बात है, उसको आप देखें एक बार कि मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है प्रतिपूर्ति का? आपने देखा होगा कि जब हम खेतों में एक ही किस्म के पौधे बार बार बोते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि वो जो एक ही किस्म के पौधे बोने पे वो जो पोषक तत्व बार बार मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं और फिर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति कमी को पूरा करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? फसल चक्रण। फसल चक्रण, फसल चक्रण का अर्थ होता है, फसल चक्रण इसमें खेत में एक फसल बोने के बाद एक फसल बोने के दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में लगाई जाती हैं, एकांतर क्रम में उगाई जाती है या उगाकर यह कार्य किया जाता है, यानी ये फसल चक्रण किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रतिपूर्ति हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी जो होती है वो उसकी पूर्ति हो जाती है, उसका पुनः पोषण हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो एक खेत है, इसमें अपने एक बार बोया चना, तो दूसरे साल गेहूं बो दो, ठीक है, फिर एक साल का गैप आ गया, फिर अगले साल अब पहले साल अपने चना बोया, दूसरे साल गेहूं बो दिया, तीसरे वापस चना बो दो, तो एक साल के गैप में ऐसे फसलों को, अलग किस्म की फसल को उगाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर साल अलग अलग किस्म की फसलों को बोने पे एक फसल बो दी, उसके बाद दूसरे किस्म की फसल बो, जिससे ये चक्र चलता रहेगा। इसको बोलते हैं फसल चक्रण। क्या बोलते हैं? फसल चक्रण। ठीक है, तो ये कार्यक्रम चलता रहता है और उत्तर भारत में भी ऐसे ही करते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो हमारे यूपी साइड में यहाँ भी ऐसे ही होता है। उत्तर भारत में लोग जो होते हैं एक साल फलीदार वृक्ष लगाते हैं या फलीदार जो पौधे होते हैं उनको बोते हैं और दूसरे साल दूसरे पौधे अलग किस्म के। तो इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है, जिससे नाइट्रोजन की भी पुनः पूर्ति होती रहती है। ठीक है, और आपने एक और छोटा सा पढ़ा होगा, एक चीज़ है, एक सूक्ष्म जीव होता है राइजोबियम, एक सूक्ष्म जीव होता है जो लेग्यूमिनेसी ये मटर वगैरह होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, तो लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के उपयोगी यौगिकों में बदलता है, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम जीवाणु, ऐसे लिख दो, राइजोबियम जीवाणु जो लेग्यूमिनेसी पौधे की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन को पौधे सीधे ही गैसीय अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकते,
इसीलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं या करता है। ये भी आप निकलें, नोट कर लें, फिर आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। मेकअप कर दूँ। वीडियो बना रहा है, कितने बना दिए? दूसरा ये अब खत्म होने वाला है। चलिए, हमने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ लिया है। अब इन दोनों में एक बार अंतर कर लेते हैं कि दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है। सबसे पहले उर्वरक की बात करें तो उर्वरक जो होता है वह एक मानव निर्मित लवण है, क्योंकि ये मानव द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थ है, क्योंकि यह पौधे और जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त किया जाता है। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जंतुओं के अपशिष्ट होते हैं, गोबर और पौधों के अपशिष्ट जो होते हैं, पत्तियां बिखरी हुई, इनके अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। तो हमने देखा था कि खाद जो होती है उसको बनाने के लिए जंतु और पादप अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाला जाता है और उनको अपघटित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर वो अपघटित वही जो पदार्थ हैं या अपघटित जो होता है पदार्थ, वो पूरा वह एक प्राकृतिक खाद का रूप ले लेता है और उसको खेतों में डाला जाता है। तो उर्वरक जो है वो मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो अपन कहीं भी बना सकते हैं, खेतों में भी इसको बनाया जा सकता है, जबकि उर्वरक को खेतों में नहीं बनाया जा सकता, ये सिर्फ फैक्ट्रियों में ही बनाया जा सकता है। तो पहला अंतर हो गया, ये मानव निर्मित है जबकि यह प्राकृतिक है। दूसरा, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है, जबकि खाद जो है वह खेतों में भी बनाई जा सकती है। तीसरा क्या है, उर्वरक जो होते हैं वह मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होते, इससे मतलब कि उर्वरक से मिट्टी को कोई भी ह्यूमस, आपने देखा होगा कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत जो होती है इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, उस ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। और जो उर्वरक होता है इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, और खाद जो होती है इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तीसरा अंतर ये हो गया। और चौथा और लास्ट अंतर है, उर्वरक जो होते हैं उनमें जो पोषक तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उर्वरक में जो पादप पोषक होते हैं, पादपों की वृद्धि के लिए सहायक जो पोषक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि खाद में जो पोषक तत्व होते हैं वह उर्वरक की तुलना में कम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये अंतर हो गया, और इसको आप एक बार नोट कर लें अच्छे से। और आज के लिए इतना ही, और जो आज पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपको होमवर्क में, करके आना है आपको घर पे। पहला है, खाद किसे कहते हैं, खाद की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे फसल चक्रण किसे कहते हैं। दोनों के बारे में मैंने आपको लिखवाया है, तो आप इसको पहले पढ़ लें, फिर अच्छे से इनके आंसर लिख कर आएँ, ठीक है। तो ये उतार लेंगे पहले आप नोट्स आराम से, और फिर ये आज के 2 क्वेश्चन हैं वो करके आने हैं आपको। पहला है खाद किसे कहते हैं, और दूसरा है फसल चक्रण किसे कहते हैं, या फसल चक्रण किसे कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।